इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए तो इसे देखकर आपके मन में क्या विचार उठ रहा है। सोशल मीडिया पर एक खास राजनीति के समर्थक इसे कुछ दूसरा ही एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी ये तस्वीर कुछ अजीब लग रही होगी, मगर इसकी असलियत कुछ और है। क्या है पूरी कहानी अच्छे से बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री समझ चुके हैं कि विदाई के दिन नजदीक हैं। क्या उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि 2024 में अब सत्ता हाथ से निकलती हुई दिख रही है। आज लाल किले पर भाषण देते वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शंकाओं को हवा देती हैं। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण का बढ़िया वाला, एकदम तगड़ा वाला और सटीक पोस्टमार्टम करेंगे। अभी से बता देता हूं, ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। मेरे सभी दर्शक ध्यान दें, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बेहद महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए मिलेंगी। प्रधानमंत्री आज भी आजादी और गुलामी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इन दो शब्दों पर बड़ी तगड़ी वाली चर्चा होगी और बताऊंगा कि मोदी सरकार किन लोगों को गुलाम बना रही है और किन लोगों को आजाद बनाकर छोड़ दिया गया है। और वीडियो के अंत में बात करेंगे गोदी मीडिया की और उसके बाद बात होगी इनकी। पहचानते तो आप होंगे ही, इनके परम ज्ञान का पिटारा एक बार फिर से फट के चितरा गया है। इनके और इनके चेले चपाटों के नए आविष्कार को ध्यान से देखने के बाद चुपके से बाथरूम में जाकर हंस लीजिएगा। कहीं किसी की धार्मिक भावना आहत हो गई तो भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा। यदि हमारे वीडियोस पर कोई पॉपअप मैसेज दिखे जिसमें कैंसिल या कंफर्म करने के लिए पूछा जाए तो आप लोग कंफर्म करके वीडियो को पूरा देख लिया करिए। ये नया वाला खेल शुरू हुआ है आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सब स्वतंत्रता महसूस कर पाएं। और ईश्वर के कुछ करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके 2-4 कमेंट जरूर कर दिया करिए। ये सब कुछ इसलिए ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो जो आपकी आवाज बने। अब हम बारी बारी से प्रधानमंत्री जी की कुछ बातों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हालांकि सारी बातों का हो भी नहीं सकता, हमेशा की तरह इस बार भी 1.5 घंटिया भाषण दिया गया है, मगर उस भाषण में क्या क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री सबसे पहले गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। जाहिर सी बात है, कोशिश है देश को यह दिखाया जाए कि राष्ट्रपिता का हम बहुत सम्मान करते हैं। मगर आज से कुछ दिन पहले ही वाराणसी में सर्व सेवा संघ, जो कि गांधी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था, इस देश के महत्वपूर्ण लोगों द्वारा सरकार के सन की बुलडोजर ने उसे ढहा दिया। हजारों की संख्या में किताबें बेघर हो गई। गांधी के विचारों को सीमित करने की भरपूर कोशिश करते हुए दांत चियारता हुआ बुलडोजर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने लगा। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने 26 बार परिवारजन शब्द का प्रयोग किया, यानी कि देश के लोगों को परिवार का सदस्य बताने की कोशिश हो रही थी। यह आंकड़ा दैनिक भास्कर ने दिया है कि प्रधानमंत्री ने 26 बार परिवारजन शब्द का प्रयोग किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री देश के लोगों को परिवारजन समझते हैं तो फिर 3 महीने से अधिक वक्त तक मणिपुर जलता रहा। हाल ही में हरियाणा में क्या क्या हुआ ये आप सब ने देखा है। क्या कोई परिवार का मुखिया अपने परिवारजनों को इस तरीके से जलता हुआ, मरता हुआ, तड़पता हुआ छोड़ सकता है क्या? आज अपने भाषण में उन्होंने मणिपुर पर कुछ देर बोला, मगर सवाल यह है कि जब समूचा विपक्ष सदन में मणिपुर के मुद्दे पर सवाल कर रहा था तो प्रधानमंत्री की जबान क्यों बंद रही? मणिपुर में 150 से अधिक लोग मार दिए गए, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितनी महिलाओं की अस्मत लूट ली गई, फिर भी प्रधानमंत्री मणिपुर का म तक नहीं बोल पाए और आज लाल किले पर खड़े होकर मणिपुर का नाम ले रहे हैं। संसद में तब तक मणिपुर की चर्चा नहीं करते हैं जब तक विपक्षी सांसद संसद के भीतर बैठे होते हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री हमेशा एक तरफा बात क्यों करते हैं? सवालों का सामना करना क्यों नहीं चाहते? क्या जवाब देने से डर लगता है या फिर जवाब है ही नहीं? बारी बारी से एक एक बात को ध्यान से सुनते जाइए, हर एक बात सीधे आपके दिल में उतरने वाली है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को मिटाना है, जबकि उनके सामने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक और तमाम ऐसे नेता बैठे हुए थे जो या तो खुद परिवारवाद की वजह से राजनीति में हैं या फिर उनके बच्चे राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। गृह मंत्री के बेटे को ही ले लीजिए, यदि उनके पिता गृह मंत्री ना होते, अमित शाह ना होते, तो क्या जय शाह कभी भी बीसीसीआई के इतने बड़े पद पर बैठ पाते? आखिर जय शाह की ऐसी कौन सी काबिलियत है जो उन्हें बीसीसीआई के इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया है और उन्हें बैठाए रखने के लिए नियमों में संशोधन तक कर दिया गया? आज की तारीख में यदि केवल भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों के भीतर परिवारवाद ढूंढा जाए तो शायद अन्य सभी दलों से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं मिलेगा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाना है राजनीति से। अब सवाल यह है कि कुछ साल पहले जिस कांग्रेसी नेता पर भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता बुकलेट जारी करके भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, अब उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जिस एनसीपी के नेताओं पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं, 4 दिन बाद वही कथित घोटाले
घोटालेबाज बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। एकनाथ शिंदे से लेकर तमाम ऐसे नेता जिन्हें कभी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरा करती थी और अब वो सब के सब बीजेपी के महत्वपूर्ण साथी बने बैठे हैं। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री देश की राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं या फिर विपक्षी पार्टियों में भ्रष्ट नेताओं को हटाकर विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। और यह कैसे हो जाता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के भ्रष्ट नेता बीजेपी में आकर हरिश्चंद्र बन जाते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तुष्टिकरण की बात कही। इशारा आप समझ रहे होंगे, तुष्टिकरण का आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगाया जा रहा था। मगर सवाल यह है कि कपड़ों से पहचान लेने देश के गद्दारों को जैसे नारा देने वाले लोग क्या तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं? क्या मंच से खड़े होकर जय बजरंग बली का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं? क्या बजरंग दल जैसे कथित दंगाई संगठन की तुलना बजरंग बली से करके देश के प्रधानमंत्री तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं क्या? और आगे प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो गजब की थी। आज तक के इतिहास में शायद किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात नहीं कही होगी और लाल किले की प्राचीर से राजनीति नहीं खेला होगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 2024 में तिरंगा फहराएंगे, जबकि पिछले कार्यकाल के अंतिम 15 अगस्त को उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, कोई दावा नहीं किया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ हार के डर की वजह से निकल रहा है? पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो उनके टारगेट पर विपक्षी गठबंधन, इंडिया, राहुल गांधी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल होते हैं। यहां तक कि मणिपुर के मुद्दे पर बोलना था तब भी उनके दिमाग में सिर्फ इंडिया इंडिया ही चल रहा था, यानी विपक्षी गठबंधन चल रहा था। इसके साथ ही वे दंभ भरते हुए नजर आते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही झंडा फहराऊंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि उन्हें बार बार इस तरह की बातें क्यों कहनी पड़ रही है? क्या ये भीतर की बौखलाहट है जो दिल में बहुत गहरे तक समा गई है? इस मामले पर आगे भी चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ बड़े वादों की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल में, यानी अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना देंगे। मगर सवाल तो यह है कि कुछ साल पहले भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया गया था। क्या हुआ उस वादे का? अब उसे टाल दिया गया है। तो क्या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले वादे पर भरोसा किया जा सकता है? और उससे भी ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन उस 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ देश के 140 करोड़ लोगों को क्या मिल रहा है? हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का उन 80 करोड़ लोगों से क्या वास्ता है जो 5 किलो मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा है? बोलना तो यह चाहिए था कि 5वीं अर्थव्यवस्था होने पर आम आदमी को क्या मिल रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाने पर आम आदमी को क्या मिलेगा। क्या देश में चंद पूंजीपतियों के बड़े हो जाने से देश की जनता अमीर हो जाएगी, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, उससे मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा नहीं रहना पड़ेगा? यदि ऐसा है तो प्रधानमंत्री के परम मित्र हाल ही में दुनिया के 2 नंबर के अमीर बने थे, मगर उस वक्त भी देश की आधी से ज्यादा आबादी 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे, 5 किलो मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा थे। और यह बात मेरी नहीं है, स्वयं देश की सरकार इस बात को बार बार कहती है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। एक और वादा उन्होंने किया है कि किराए के मकान में रहने वालों को बैंक लोन में राहत देने का काम किया जाएगा। मगर सवाल यह है कि क्या इन लोगों को भी राहत उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से आम आदमी को लोन मिलता है आज? एकदम आसानी से बैंक में गए, आधार कार्ड दिखाए और चट से लोन मिल जाता है। हाल ही में किसी भाजपा नेता ने कहा था कि खाली आधार कार्ड दिखाने से लोन मिल जाता है, बाकी कैसे मिलता है असली में ये आप सब जानते हैं। और बड़े बड़े लोगों को किस तरीके से कितना लोन मिल जाता है, कैसे कैसे मिल जाता है, ये भी आप सब जानते हैं। और वो लोन बाद में किस तरीके से माफ कर दिया जाता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आम आदमी, एक आम नौजवान यदि बैंक में जाकर लोन लेना चाहे तो दौड़ते दौड़ते उसका हवाई चप्पल टूट जाएगा, वो हवाई हो जाएगा, मगर लोन नहीं मिल पाता है। यही इस देश की असली हकीकत है। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने एक बैंक में संभवतः मुद्रा योजना या फिर स्टार्टअप योजना की शुरुआत के बाद लोन की बात करने गया था। मैं स्वयं गया था, मैंने प्रधानमंत्री के वादे की चर्चा की तो बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने नया क्या किया है। इस तरह का लोन तो हम पहले भी देते थे और अब भी सारा प्रोसेस वही है, उतने ही कागज चाहिए, उतनी ही सारी चीजें चाहिए, फिर नया क्या है? क्या सिर्फ नाम? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने बता दिया कि देश में किराए पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उन्हें लोन लेने में राहत की बात कर दीजिए। अब राहत किस तरीके से दी जाएगी ये तो पता नहीं है। क्या लोन लेने जाएंगे तो बैंक में 1 गिलास पानी मिलेगा पीने के लिए? ये भी तो राहत हो सकती है कि भैया पैदल चल के आए हो, गर्मी लगी होगी, प्यास लगी होगी, लो पानी पी लो। राहत का मतलब क्या है? ये गोल मटोल भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, कई सालों से कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल, कहां गया? वो अवसर पैदा नहीं हो पाया क्या? या फिर उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई? प्रधानमंत्री ने देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की बात कही है। पिछले कई सालों से आयुष्मान योजना का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, विदेशों तक घूम घूम के सेखी बघारी जाती थी। अब उसकी पोल पट्टी कैसे खुल गई है ये आप सब जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था और आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसीलिए अभी छोड़ रहा हूं। इसके साथ ही अगले महीने में विश्वकर्मा योजना का ऐलान भी किया गया है और इस योजना में बहुत सारे लोगों को शामिल करने की बात कही गई है। मगर सवाल यह है कि इसके पहले जो रेहड़ी वगैरह लगाने वालों के लिए योजना लाई गई थी, उन योजनाओं का क्या हुआ?
हुआ, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों का जीवन बदल गया? क्या जो हाल उस योजना का हुआ वही हाल ऐसी योजनाओं का भी तो नहीं होगा। अब आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 साल की गुलामी के बाद देश संवर रहा है और आगे उन्होंने डेमोग्राफी की बात की है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, इन 3 शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने किया। अब बारी बारी से इन तीनों शब्दों को सुनते जाइए। ये मामला बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश की आबादी को ताकत बताते हैं और वहीं उन्हीं की सरकार के लोग, उन्हीं की पार्टी के नेता अक्सर इसी जनसंख्या को गालियां देते हुए नजर आते हैं। इसके पहले भी प्रधानमंत्री कई बार नौजवानों की चर्चा करते हुए नजर आए हैं। बताते हैं कि देश के नौजवान इस देश की ताकत है, मगर जरा देश के नौजवानों से एक बार जाकर पूछिए कि उनके भीतर कितनी ताकत बची है खुद को जिंदा रख पाने की, नौकरी ढूंढ पाने की, अपने परिवार को चला पाने की और अपने भविष्य की कल्पना कर पाने की। इस बात का जवाब तब मिलेगा जब आप और आपके लोग आम जनमानस के बीच उतरेंगे, उनसे बात करेंगे। भाजपा नेताओं के लिए कह देना बड़ा आसान है कि इस देश के नौजवान कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। काम तो बहुत मिलता है मगर हकीकत कुछ और है, ये देश का नौजवान ही बता पाएगा। देश में नौजवानों की संख्या आज भारत की ताकत है, मगर बहुत जल्द कुछ ही सालों में वही भारत की ताकत सबसे बड़ी कमजोरी होने वाली है, क्योंकि यदि आज नौजवान के हाथ में काम नहीं है तो उसका भविष्य कमजोर ही होगा, मजबूत तो नहीं हो सकता। अगला शब्द उन्होंने डेमोक्रेसी कहा, यानी लोकतंत्र। खबर है कि नया कानून लाकर देश की मोदी सरकार लोकतंत्र की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने का पूरा प्लान कर चुकी है। इस मामले पर हम किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, मगर फिलहाल हल्का फुल्का जान लीजिए कि अब जनता के खिलाफ पुलिस के पास असीमित ताकत देने की तैयारी कर ली गई है और सरकार के पास पुलिस के खिलाफ भी असीमित ताकत देने की तैयारी हो रही है। यानी सरकार पुलिस को अपने इशारों पर नचा सकती है और ठीक उसी तरीके से पुलिस आम जनता को अपने इशारों पर कैद कर सकती है। और कहानी सिर्फ पुलिस को नचाने की नहीं है, इस देश में पूरी की पूरी सिस्टम को इशारों पर नचाने, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का हर एक पहिया, वो पुलिस के अधिकारी हों या फिर न्यायालय के अधिकारी, वो मजिस्ट्रेट जज हों या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इन सब को सरकार अपने कंट्रोल में करना चाहती है नए कानूनों के माध्यम से। बाकी पिछले लगभग 9.5 साल में लोकतंत्र की अम्मा कितनी मजबूत हुई है ये तो आप सब जानते ही हैं। दुनिया भर की रैंकिंग्स में हमारी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है और दुनिया की रैंकिंग को तो छोड़िए, देश में हो रहे प्रदर्शनों को याद कर लीजिए। किसान आंदोलन करें तो किसान नहीं आतंकवादी हो जाते हैं, नौजवान आंदोलन करें तो ये सब 500-500 रुपए के भाड़ेदार हो जाते हैं, देश की जनता एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करे तो उन्हें आतंकवाद की धाराओं में डालकर जेल में ठूस दिया जाता है। उमर खालिद जैसे नौजवान 1000 से अधिक दिनों से जेल में पड़े हुए हैं। आरटीआई जो पिछली सरकार ने इस देश की जनता के हाथों में सबसे बड़ी ताकत दी थी, उसके पंखों को कतरने के बाद दोनों पैरों को बांध दिया गया है और अब गर्दन को मरोड़ने की कोशिश की गई है और अब तो गर्दन को भी मरोड़ दिया गया है, यानी सिर्फ नाम का आरटीआई रह गया है। कुछ लोग धर्म के नाम पर कोई यात्रा निकालते हैं और दूसरे धर्म वालों पर यूं ही मुंह उठाकर आरोप लगा दिया कि उन्होंने थूक दिया, कोई हरकत कर दी, इसके बाद दूसरे ही दिन बुलडोजर आकर पूरा घर गिरा देता है। कितना बढ़िया लोकतंत्र चल रहा है। अगला शब्द प्रधानमंत्री ने डाइवर्सिटी बोला है। हमारे देश की पहचान अनेकता में एकता की रही है, मगर अब उस एकता पर धब्बा लगाने की कोशिश लगातार हो रही है और यह पूरे सिस्टम के तहत हो रही है। मगर सोचने वाली बात यह है कि जो नेता एक चुनावी रैली में खड़े होकर कपड़ों से पहचान लेने की बात करता है, वो डाइवर्सिटी को अपनी ताकत कैसे बता सकता है? भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता अनगिनत हैं जो सरेआम मंचों से खड़े होकर दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं और सिर्फ जबानी रूप से नहीं बल्कि अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। क्या यही है डाइवर्सिटी की ताकत? प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा का आह्वान करते हैं मगर इस बात का जवाब नहीं देते कि बिना नोटिस के जिन लोगों के मकानों को ढहा दिया गया वे किस घर पर तिरंगा लगाएंगे। आरोप लग रहा है कि एक धर्म को टारगेट करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तब यह सोचना पड़ता है कि क्या सच में भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और डाइवर्सिटी हमारी ताकत बची हुई है क्या? अब अगली बात को जरा पानी पीकर सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए। अब सवाल यह पैदा होता है कि 10 साल पहले भी आप यही बात बोल रहे थे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही इस देश की जनता ने आपको चुना था। आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि विदेशों में जो काला धन जमा है उसको वापस लेके आऊंगा, देश के हर एक आदमी को 15 लाख रुपया खाते में मिलेगा। आपने यह भी कहा था कि सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दूंगा। यानी कि जो बात आप 10 साल पहले कह रहे थे और लगातार दोहरा रहे थे, वही बात आज 9.5 साल सरकार चलाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए है। तो फिर पिछले 9.5 सालों में आपने किया क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ? 10 साल पहले जो बीमारी लगी थी आज भी वही बीमारी बरकरार है, बल्कि बढ़ गई है। तो फिर 9.5 साल से आप इस देश में कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री के पद पर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया है बताइए जरा। क्या यही आपका एक्शन है कि अन्य विपक्षी पार्टियों के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको बीजेपी में शामिल कर लेंगे? भेजना तो जेल था, भेज दिया बीजेपी में। क्या प्रधानमंत्री की ये बातें भाजपा नेता सत्यपाल मलिक की बातों पर मुहर नहीं लगाती हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है? बस इतना न
होना चाहिए कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में हो, दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। खबरों के अनुसार विदेशों में काला धन कई गुना हो गया है और धन्ना सेठों का कर्जा किस तरीके से आए दिन माफ किया जा रहा है यह भी हमने कई बार बताया है। देश के बैंकों का पैसा लूटकर, यानी देश की जनता का पैसा लूटकर नीरव मोदी और मेहुल भाई भाग गए और इस तरह के सैकड़ों भाई भाग गए, एक दो नहीं सैकड़ों भाई भाग गए। जो भाग गए वो तो पैसा लेकर भाग गए, लेकिन मोदी सरकार टुकुर टुकुर मुंह ताकती रही, किसी को न रोक पाई और न वहां से किसी को उठाकर भारत वापस लेकर आ पाई और न ही भारत का पैसा वापस आया। नोटबंदी करने के बाद मोदी सरकार ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और आज भी भ्रष्टाचार का राक्षस जिंदा है और देश को जकड़े हुए है। तो क्या प्रधानमंत्री खुद ही मुहर नहीं लगा रहे हैं कि नोटबंदी का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं था, या फिर वो आरोप सही है कि नोटबंदी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने के लिए ही की गई थी? क्योंकि नोटबंदी से तो सारे भ्रष्टाचारियों और काला धन वाले बर्बाद होने वाले थे। कितने बर्बाद हुए कि आबाद हुए, इसका जवाब कौन देगा? आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तिरंगे के नीचे 10 साल का हिसाब दे रहा हूं, लेकिन हिसाब के नाम पर गोल गोल टोपी पहनाई गई, गोल गोल घुमाया गया। हिसाब इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि सिर्फ सकारात्मकता दिखे, हकीकत न दिखे, असल में जमीन पर जो है वो न दिखे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महंगाई को रोकने के लिए हमने खूब प्रयास किया है और सफलता भी मिली है। अब प्रधानमंत्री के इस प्रयास से आपको क्या मिला है, महंगाई से कितनी राहत मिली है, यह तो आप सभी जानते हैं। 70 रुपए वाला पेट्रोल आज 100 रुपए के आसपास बिक रहा है, राहत तो मिल ही गई होगी। 410 का सिलेंडर आज लगभग 1200 रुपए पहुंच गया है, यह भी महंगाई में राहत है। 65 रुपए लीटर वाला सरसों का तेल आज लगभग 200 रुपए के करीब है, क्या यही महंगाई में राहत है? क्या मोदी सरकार की महंगाई के खिलाफ प्रयासों का यही रिजल्ट है? क्या टमाटर 250 रुपए 300 रुपए किलो बिकने लगा, 150 वाला रिचार्ज आज 250 के करीब हो गया है, क्या यही है महंगाई में राहत? वीडियो में अंत तक बने रहिए, कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगली बात देश के नौजवान कान खोलकर सुन ले। कहा गया है कि जो सौभाग्य भारत के युवाओं को मिला है शायद किसी को नहीं मिला, किसी के नसीब में यह सौभाग्य नहीं हुआ। इसे देखकर दुनिया के युवाओं को आश्चर्य हो रहा है, यानी मोदी सरकार ने भारत के युवाओं को इतना कुछ दे दिया है कि विदेशी युवाओं को आश्चर्य हो रहा है कि अरे बाप रे बाप, भारत में इतना कुछ मिल रहा है, हम भी होते भारत में तो मिलता। जरा पता लगाइए तो भारतीय नागरिकता लेने के लिए कितने करोड़ विदेशी युवा लाइन में खड़े हैं। लाइन देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि कहानी उल्टी है। देश के यानी भारत के लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ने और विदेश में जाकर बसने के लिए लाइन लगा रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को सौभाग्य के रूप में क्या दिया? रेलवे की वो भर्तियां जो 5 साल में पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्या यही है सौभाग्य? बैंकों के तमाम पद जो खत्म कर दिए गए, केंद्र सरकार के विभागों में सैकड़ों की संख्या में पद खत्म कर दिए गए, केंद्र सरकार के भीतर 10 लाख के आसपास नौकरियां खाली हैं, सरकार भर नहीं रही है। अलग अलग राज्यों में और भाजपा शासित राज्यों में भी अध्यापकों और पुलिस के खाली पदों को ही जोड़ लिया जाए तो बीजेपी की सरकारों में ही लाखों की संख्या में पद खाली हैं। क्या यही मिला है देश के युवाओं को सौभाग्य के रूप में? उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो लगभग 5 सालों से पुलिस की कोई भर्ती नहीं आई है। अब कल्पना करके देखिए, 5 साल पहले जिस नौजवानों ने यूपी पुलिस में भर्ती के लिए सपना देखा होगा, तैयारी शुरू की होगी, आज उनकी उम्र समाप्ति की ओर है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री ने यही सौभाग्य दिया है देश के नौजवानों को? देश के गरीब और मिडिल क्लास के नौजवान सेना में जाकर देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं, सपना देखते हैं। उस सेना की भर्ती को लेकर अग्निवीर के नाम पर किस तरीके से युवाओं के साथ धोखेबाजी हुई है, लगातार इस देश का युवा चिल्ला रहा है। 4 साल की नौकरी का जुमला, क्या यही है मोदी सरकार द्वारा दिया गया सौभाग्य? और जब नौजवान इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करें तो उन्हें भर्ती से बहिष्कृत करने की धमकी दी जाए। देश के नौजवानों का सौभाग्य क्या यही है? क्या इसे ही देखकर दुनिया भर के नौजवान आश्चर्यचकित हो रहे हैं? प्रधानमंत्री ने 2 लाख लखपति दीदी बनाने की भी चर्चा की है, मगर सवाल यह है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार जिस तरीके से मिल गया, क्या उसी तरीके से 2 लाख लखपति दीदी भी मिल जाएंगी देश को? अब हम कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री ने गुलामी और आजादी की बात कही है, तो पहली बात कर लेते हैं कि क्या अलग अलग तरीके से इस देश की जनता को एक अलग तरीके की गुलामी में ढकेलने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण आजादी होती है अपनी बात रखने की, और इसके तमाम उदाहरण और आरोप पिछले कुछ सालों में इस देश की जनता के सामने आए हैं। जब अपनी बात रखने की वजह से तमाम लोगों को जेल का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे लोगों को सवाल करने और बोलने मात्र की वजह से आतंकवाद की धाराओं में दर्ज कर लिया गया, ऐसे तमाम आरोप सामने आए। तमाम पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों का नाम इसमें शामिल है। देश के मीडिया का क्या हाल हुआ है ये तो आप सब जानते ही हैं, आगे इस पर बात करेंगे। मगर आम जनमानस को किस तरीके से अलग अलग कानूनों के माध्यम से बांधने का प्रयास हो रहा है, कथित तौर पर गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, ये सब आपके सामने है। आरटीआई को कमजोर करने से लेकर हाल ही में एक कानून बनाया गया जिसके तहत कोई दवा बनाने वाली कंपनी दवा बनाती है और उसकी दवा से किसी को कोई नुकसान हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसके लिए उसे सजा नहीं दी जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि अब तक संभवतः 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान था। क्या यह फर्जी दवा बनाने वालों के लिए रास्ता खोला जा रहा है? मुझसे बहुत सारे लोग फोन पर बात करते हैं और सामने से भी मिलते हैं जो इस सरकार को पसंद नहीं करते
उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो समर्थक हैं वो भी अपनी बात कहते हैं और कहते हुए डरते हैं। अकेले में हमसे बोल देते हैं लेकिन कैमरे पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। उन्हें लगता है कि बोलेंगे तो कुछ भी किया जा सकता है। क्या यही है आजादी और उसका अमृत महोत्सव, अमृतकाल? मगर हाँ, अमृतकाल, अमृत महोत्सव और जबरदस्त आजादी कुछ लोगों को भर भर के मिली हुई है। आजादी मिली हुई है देश के गोदी मीडिया को बड़े से बड़ा झूठ परोसने की। आजादी मिली है देश के गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को बोरी भर भर के नफरत फैलाने की। आजादी मिली है उन्हें इस देश की सौहार्द को बिगाड़ने की। आजादी मिली है अमित मालवीय जैसे बीजेपी के लोगों को आए दिन दर्जनों सैकड़ों झूठ परोसने की, फेक न्यूज फैलाकर देश में दंगा कराने की और माहौल बिगाड़ने की। आजादी मिली है हुर्र फुर्र चुर करके कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को संविधान की बखिया उधेड़ने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की वादे करने की। और आजादी मिली है मोनू मानेसर जैसे हत्यारोपियों को जो अलग अलग राज्यों में वांछित होने के बावजूद खुलेआम घूमते हैं। मोहम्मद जुबैर ने रिसर्च में बताया है कि मोनू मानेसर 26 और 27 जून को राजस्थान में था। वहां उसके लोग उसका सरेआम स्वागत कर रहे हैं और वो बड़ी मस्ती में घूमता हुआ दिख रहा है। निश्चित ही आजादी का अमृत महोत्सव मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे तमाम लोगों के लिए अमृत बरसा रहा है। मगर सवाल यह है कि राजस्थान की पुलिस क्या कर रही है और कितनी आजादी चाहिए? नासिर और जुनैद को जिंदा जला देने वाला आरोपी खुलेआम उस राजस्थान में घूम रहा है जहां की पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहती है। इस मामले पर अपना जवाब देते हुए राजस्थान पुलिस ने कहा है कि हमने मोनू मानेसर को क्लीन चिट नहीं दी है, हम जांच कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जांच करते रहिए, आप भी तो आजाद हैं। इस मामले में दो तस्वीरें साफ हैं। एक तरफ आजाद मोनू मानेसर, दूसरी तरफ मौत की गुलामी में उतर चुके नासिर और जुनैद और उसके जैसे तमाम लोग। इस देश में इस सरकार ने उन तमाम लोगों को जबरदस्त आजादी दी है जिनकी चर्चा सीएजी ने हालिया रिपोर्ट में की। उन ठेकेदारों को आजादी मिली है जो अयोध्या में बिना काम किए सरकार से पैसा ले लेते हैं। उन लोगों को आजादी मिली है जो बस 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से हाईवे बनाने के बदले में 2.5 करोड़ रुपए पा जाते हैं। उन लोगों को आजादी मिली है जो भारतमाला प्रोजेक्ट में भर भर के पैसा कमा रहे हैं। इन मुद्दों पर विस्तार से हम अलग वीडियो में बात करेंगे। ये अलग बात है कि जिन वीडियो में सीएजी की रिपोर्ट यानी मोदी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा हो रही है, मैं कर रहा हूं, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग माध्यमों से उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, मगर हम अपना काम करते रहेंगे, निश्चिंत रहिए। इस सरकार ने आजादी दी है ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को, जिन पर देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया भर में तिरंगे का मान बढ़ाया हो, और जब वे यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगाती हैं वो तो छाती तान कर घूमता है, लेकिन पहलवान बेटियों को दिल्ली पुलिस सड़कों पर रौंद देती, उनका खटिया बिस्तर सब कुछ उठाकर फेंक देती है। आजादी मिली है राम रहीम जैसे बलात्कार और हत्या के दोषियों को कि वे जब जी चाहे पेरोल पर जेल से करोड़ों की गाड़ियों में बैठकर शहर का मुआवना करने निकल सकते हैं और महीने महीने भर तक जेल से बाहर रहकर अपना काम सेट कर सकते हैं। इस सरकार ने आजादी दी है उन लोगों को जो खड़े होकर दलितों के मुंह पर पेशाब कर देते हैं। कोई किसी दलित के कथित रूप से लैट्रिन खिला देता है, उन लोगों को भरपूर आजादी मिली हुई है। मणिपुर में उन लोगों को भीषिका पर चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के दौरान कहने लगे कि विभाजन के वक्त में देश की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिन्ना को बनना था और भारत का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बनना था, यानी दोनों प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम बौखलाए हुए थे और दोनों प्रधानमंत्री बने भी। अब आप लोग जनरल नॉलेज की किताबों में ढूंढ कर देखिए, इंटरनेट पर ढूंढ कर पता लगाइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना कब बने थे कि नहीं बने थे। ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। बाकी गोदी मीडिया को यह टारगेट संभवतः इसलिए दिया गया होगा ताकि उस वक्त के दर्द को लोगों को याद दिलाओ, ताकि लोग इस बात के लिए तैयार हो सकें कि देखो उस वक्त कितना दर्द था, कितना डर था, अब तो उससे बहुत कम है, इसीलिए हम अच्छे हैं, हमारी सरकार अच्छी है। मगर समझने वाली बात यह है कि क्या देश की जनता ये नहीं जानती कि वो वक्त बंटवारे का था, वो वक्त गुलामी से तुरंत निकल रहे भारत का था। वो ऐसा वक्त था जब साफ तौर पर कहें तो भारत भारत ही नहीं था। आज आप जिस भारत को देख रहे हैं ये उस वक्त बिल्कुल नहीं था। उस वक्त के नेताओं ने इकट्ठा करके बिखरे हुए चीजों को बटोर कर एक भारत बनाया। सरदार पटेल जैसे लोगों ने इस भारत का निर्माण किया और पंडित नेहरू जैसे लोगों की दूरदर्शी सोच ने आज के भारत की कल्पना को साकार रूप दिया। आज दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बड़े बड़े अधिकारी भारतीय मूल के बने हैं वो भारत के पुराने नेताओं की सोच की वजह से बने हैं। उन्होंने IIT IIM जैसे संस्थान दिए तब जाकर बने हैं। मगर चूंकि गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, अब जरा इन्हें भी देख लीजिए। वैसे तो इन्हें दुनिया की हर एक समस्या के बारे में मालूम है, मंच पर खड़ी महिलाओं का अवैध संबंध तक बता देते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करने का दावा ये न करते हो। माइक में हुर्र फुर्र चुर करके भूत प्रेत सब भगा देते हैं। मगर इन्हें इतना मालूम नहीं है कि 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस होता है कि स्वतंत्रता दिवस होता है। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि बेचारे ने स्वतंत्रता दिवस की ही पर्ची निकाल दी, कुछ ब्रह्म प्रभाव लगता है। मगर सोचने वाली बात यह है कि वीडियो में स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस बोलने वाला तो बोल गया, गलत बोल गया, लेकिन जो रिकॉर्ड कर रहा था क्या वो भी इसी स्तर का है, उसको भी मालूम नहीं है। क्या आस वाले भी सब वैसे ही हैं? मगर हकीकत तो यही है कि ऐसे ही लोगों को भोले भाले लोग सर पे चढ़ा लेते हैं। वे लोग जो सरेआम मंच से नफरती बातें करते हैं, असंवैधानिक वादे करते हैं, संविधान को कूड़ेदान में डालने की बात करते हैं, इन लोगों के फैलाए जहर को कम करने के लिए हमने अपने
देश की जनता से अपील किया था कि नफरत की आग को बुझाने के लिए अपने दूसरे धर्म के सगे संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों, सहयोगियों के साथ तस्वीरें लीजिए और देश के नफरती गुब्बारों की हवा निकालिए। आप सब लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं। यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो आप भी जल्द से जल्द अपने दूसरे धर्म के जानने वालों के साथ सेल्फी लेकर ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीजिए। आप हमें भी भेज सकते हैं, हम अपने वीडियोज में इस तरह की तस्वीरों को दिखाएंगे। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। जय हिंद।